अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में आबाद रखे। आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ एक खूबसूरत बात के साथ कि लालच तमाम बुराइयों की जड़ है और इल्म तमाम खूबियों का सरचश्मा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आलिम वही है जिसने इल्म पढ़कर अमल किया। वीडियो की तरफ आती हूँ तो यहाँ पर जो आप वीडियो में देख रहे हैं, गाजरें जो है वो कद्दूकश की जा रही हैं। जो छोटे वाले कद्दूकश होते हैं, अगर हमने गजरेला बनाना हो तो उसके ज़रिए आप इनको करें ताकि वो बारीक बारीक से हो जाएं। मगर मैंने हलवा तैयार करना था तो इसलिए जो है वो मुझे इसी साइज़ में ही दरकार थी। और यहाँ पर जो है वो मैंने 2 अदद कद्दू शरीफ लिए। ये मेरी एक अलग डिश है और गाजर जो मैंने कद्दूकश की थी वो एक अलग डिश है। तो इनको भी आपने एज़ इट इज़ ही जो है यहाँ पर कर लेना इस तरीके से। और आप मेरी ये जो आज की रेसिपी है ये सुनकर देखकर हैरान हो जाएंगी। और खाने में तो ये बेहद डिलीशियस और बड़े मज़ेदार से होते हैं। तो आप इनको घर पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। उसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना ताकि आपको समझ आए और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देखें, यहाँ पर मैंने कद्दू में हस्बे ज़रूरत नमक, मिर्च और मसाला जात इसमें ऐड कर लिए हैं। काली मिर्च भी थोड़ी सी और सूखा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने बेसन ऐड कर लिया। आपने बेसन ऐड कर लेना है और बेसन इतना ऐड करना है कि आप इसको, जैसे आटा हम गूंदते हैं तो आपने इतना ऐड करना है कि जिस तरह आटा गूंदा जा रहा होता है उसी क्वांटिटी में आपने बेसन लेकर इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लें। चम्मच से इस वजह से मिक्स नहीं होगा क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में आटे की तरह इसको रखना होता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करते चले जाना है कि जो कद्दू इसके अंदर हैं वो छोटे छोटे पीसेस में भी हो जाएं और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। अब आप ये सोच रही होंगी कि ये मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक सी डिश जो है वो बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और बहुत टेस्टी भी है। तो ये बनने जा रहे हैं कद्दू के पकोड़े। क्योंकि पकोड़े तो सभी शौक से खा रहे होते हैं और बहुत सारी वैरायटी के पकोड़े होते हैं। तो कद्दू के पकोड़े यकीनन आप लोगों के लिए एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाली डिश होगी। और आप लोग ये सोच रही होंगी कि कद्दू का हलवा तो बनाया जाता है, सब्जी भी बनाई जाती है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालकर इसको चिकन में भी पकाया जाता है, मटन और बीफ में डालकर भी इसको बनाया जाता है। तो ये कद्दू के पकोड़े क्या चीज़ हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपके सामने कद्दू के पकोड़े बना रही हूँ। और शुरू में जो है ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि इसको आपने आटे की तरह गूंद लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर इसके मिक्सचर को पतला कर लेना है। लेकिन आपने फ़ौरन ही बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना, आपने इसको बनाते ही फ्राई करना शुरू कर देना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पतला कर देंगे तो कद्दू का जो है अपना पानी होता है। कोई भी सब्ज़ी हो अगर आप उसे इस तरीके से कद्दूकश करती हैं तो उसका एक अपना पानी निकल रहा होता है, तो वो साथ साथ और ज़्यादा लिक्विड उसका बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर भी देखें, मैंने इतना पानी नहीं डाला था लेकिन जो सब्ज़ी है उसका अपना पानी है जिसकी वजह से ये जो टेक्स्चर है वो और ज़्यादा पतला होता चला जा रहा है। तो अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगी बेसन में तो फिर बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। जब तक आपकी लास्ट कद्दू बनाने की खेप चल रही होगी तब तक तो वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा जो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखें, गर्मा गर्म ब्राउन कलर के पकोड़े बनकर मज़ेदार हैं। तो अभी मैंने ये पहली दफ़ा में डाले थे तो इस वजह से थोड़े से ये हार्ड रह गए थे, मगर जैसे जैसे आप दूसरी तीसरी दफ़ा फ्राई करेंगी तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और एक अच्छे यम्मी से तैयार हो जाएंगे। रमज़ान शरीफ में आप इनको बनाएं क्योंकि ये वो वाहिद पकोड़े हैं जिनको आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें आपको जो है वो ज़्यादा हैवीपन फील नहीं हो रहा होता। अक्सर हम आम पकोड़े सब्ज़ी वाले 3 से 4 खा लें तो बहुत ज़्यादा भारी फील हो रहे होते हैं और हज़म करने में मुश्किल हो रहा होता है। तो ये वो सब्ज़ी है, ठंडी सब्ज़ी है जिसकी अगर आप पकोड़े बनाकर खाएंगे ईज़िली हज़म हो जाएंगे, बहुत आसानी से ये हज़म हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। और स्पेशली ब्लड प्रेशर रहता है जिन लोगों को या कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है तो इसको सरसों के तेल में अगर बनाएं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, यानी BP हाई वगैरह नहीं करते और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। मगर फिर भी सबने अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक चलना है, मेरे कहने पर बिल्कुल अमल नहीं करना। अगर किसी को ब्लड प्रेशर, हार्ट का खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा इशू है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया करें। वैसे तो ये वो चीज़ है कि अगर डॉक्टर से मशवरा करेंगी तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा और वो आपको अच्छी खासी बातें सुना देगा अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई हेल्थ इशू है तो। और अगर हेल्थ इशू नहीं भी है तो भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोई भी ऑयली चीज़ होती है, फ्राई चीज़ होती है तो उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा ना ही खाएं तो बेहतर होता है। अगर सरसों के तेल में फ्राई कर लें तो बेस्ट है। अच्छा, मेरे घर में तो ये होता है कि जब मैं पकौड़े बनाती हूँ तो वो डिश में जमा होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी पहली दफ़ा मैं जब बना के फ्राई करके उसको निकालती हूँ तो वो एक एक तो चखने में ही निकल जाता है और जब दूसरी बार उसको फ्राई करके निकालती हूँ तो किसी को लग रहा होता है कि नमक ज़्यादा है तो किसी को लग रहा होता है इसमें जो है वो थोड़ा स्पाइसी रखना चाहिए। और जब दूसरी बार डिश आउट करते हैं तो हर कोई अपनी राय बताते बताते ही उनको ख़त्म कर देता है। अब बारी आ जाती है उसको प्रॉपर सेट करके फ्राई करने की, तो जब सेट करके फ्राई करने की बारी आती है तो इतने पकौड़े ही नहीं रहते, यानी जब हम मिक्सचर में नमक मिर्च हस्बे मामूल हर किसी की ख्वाहिश के मुताबिक
मज़ीद एडिशन कर रहे होते हैं, तो चखते चखते खाते खाते जब पता चलता है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया तो फिर पकोड़े भी दी एंड हो जाते हैं और हमारी चटनी और रायता वहीं का वहीं रह जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है जिस घर में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा, जो गाजरें मैंने आपको दिखाई थी, कद्दूकश मैंने की हुई थी, उनको भी मैंने फ़िलहाल इस तरह से बॉईल कर लिया था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको ज़्यादा भुनाई करती, तो मैंने दूध में डालकर इस तरह से बॉईल कर ली। चम्मच की मदद से जो वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी थी उनको अच्छे तरीके से मैश करके मिक्स कर लिया। वैसे जब मौसम बदलता है, सर्दियों की शुरुआत होती है, तो इस तरह की बहुत सारी डिशेस देखने को मिलती हैं और मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। लेट नाइट दिल चाह रहा होता है कुछ मीठा बनाकर खाने को। सर्दियों में अक्सर दिल चाह रहा होता है कभी कभार गर्म गर्मा चाय के साथ पकोड़े बनाकर खाए जाएं। तो बदलता मौसम जो है वो हमारे मिजाज और मूड को भी चेंज कर देता है। दिन जो है वो छोटे होते चले जाते हैं मगर खाने पीने का काम जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा होता। और वैसे मैंने एक चीज गौर की है कि सर्दियों में भूख भी बढ़ जाती है, यानी दिन में जो है वो एक वक्त का खाना खा लिया तो फिर 2-3 घंटे के बाद ही फौरन भूख लग जाती है। और ये पता नहीं शायद मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम है या सभी के साथ ऐसे हो रहा होता है कि हर 2-3 घंटे के बाद जो है वो कुछ ना कुछ खाने पीने को दिल चाह रहा होता है, भूख लग रही होती है। तो क्या सबके साथ ऐसा हो रहा होता है? मेरी प्यारी बहनें मुझे ज़रूर बताएंगी कमेंट में। और साथ में जो ये शाम का मंजर होता है ये भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन सर्दियों की जो रातें लंबी लंबी होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही उदास कर देने वाली होती हैं और बहुत ही तवील रात होती है, ना ख़त्म होने वाली। मगर ये जो शाम का मंजर होता है, शाम का वक्त होता है, ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। और सर्दियों की जो हल्की हल्की धूप होती है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही होती है और बहुत अच्छी लग रही होती है। और ऐसे मौसम में तो ज़रूर पार्क में जाना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए हल्की फुल्की। और ये ग्रीनरी जो है ये आंखों को बहुत ही दिलकश लग रही होती है। ग्रीन कलर देखने से माइंड फ्रेश होता है, दिमाग पुरसुकून होता है। और ख़ास तौर पर जब डे टाइम भी होता है ना, तो फजर के बाद अगर किसी ग्रासी एरिया में चले जाएं, आपके घर में भी अगर लॉन है तो ज़रूर आप उठकर बगैर जूते के आप चला करें घास के ऊपर। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, नज़र तेज़ होती है, माइंड फ्रेश होता है और इस तरह की वॉक से, इस तरह की चहलकदमी से जो है वो सेहत बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर टिप के हवाले से एक बात मेरे जहन में आ रही है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं। अगर किसी की नज़र कमज़ोर है, किसी की आई साइट वीक है, उसको ऐनक लगी हुई है और उसने बहुत इलाज करवा लिया है, उसकी आई साइट का मसला हल नहीं हो रहा, तो तिब के हवाले से मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तिब में ये पढ़ा था कि सुबह उठकर जो लुआब अपनी आँख में डालेगा तो उसकी नज़र तेज़ होगी। और दूसरे नंबर पर अगर आपके घर में ग्रीनरी है, घर में नहीं है, घर के बाहर है कहीं, तो आपने उठकर ग्रीनरी को देखना है, हरे रंग को, सब्ज रंग को देखना है। तो मैंने पढ़ा था कि सब्ज रंग को देखने से, सुबह उठकर सब्ज रंग को देखने से भी नज़र जो है वो बहुत हद तक बेहतर होती है और तेज़ हो जाती है। इसके अलावा मैंने पढ़ा था तिब में ही कि आप अगर बहते पानी को देखें, यानी बहता हुआ दरिया है उसको देखें या बहते हुए पानी को देखें, तो उससे भी नज़र खासी तेज़ हो जाती है। और अगर किसी की नज़र बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ी हुई है, उसके पॉइंट्स बड़े हुए हैं और उसको ऐनक लगी हुई है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि इन तरीक़ों से आपकी ऐनक फ़ौरन जो है वो हट जाएगी, मगर आपकी नज़र जो है वो बहुत हद तक बेहतर होगी। आई साइट वीक है तो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। जो ऐनक के पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी दूर की वीक है या नज़दीक की कमज़ोर है, तो वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी, यानी इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी। और अगर इन चीज़ों को रेगुलरिटी से करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ठीक भी हो सकता है। ईमान और एतकाद जो है वो पुख्ता होना चाहिए। इसके अलावा एक टोटका बताने लगी हूँ। भुने हुए चने, मगज़, बादाम, मिश्री और सौंफ, इनको बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें और 1 चम्मच नाश्ते से पहले और 1 चम्मच जो है वो रात को सोने से पहले। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही ऐनक से जो है वो निजात मिल जाएगी और नज़र बेहतर हो जाएगी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी एफर्ट पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।